और देखिए ईरान की सत्ता को अब विद्रोह का डर सताने लगा है, ऐसी खबरें आ रही। ईरान को लगता है कि इजराइल से युद्ध खत्म होने के बाद खामनेई की सत्ता को चुनौती मिल सकती है। ऐसे में ईरानी सेना और IRGC को अलर्ट किया गया है और लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। ईरान के एक अधिकार समूह HRNA ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें वो लोग भी हैं जिन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है, बल्कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ईरानी अधिकारी इन लोगों को मोसाद के एजेंट बता रहे हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी भी दे दी गई है। तो ईरान में इजराइल के जासूस, ईरान में मोसाद का बहुत मजबूत नेटवर्क बन गया है और ईरान पर जो ताजा हमले हुए उसने इस नेटवर्क की तस्दीक की। अहम जगहों पर मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। अहम जानकारी हासिल करने में वो सफल भी हो रहे हैं। स्थानीय एजेंट्स की भर्ती करता है मोसाद। ईरान के असंतुष्ट समूहों से एजेंट्स की भर्ती की जाती है। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। ईरान मोसाद का नेटवर्क तोड़ने में फिलहाल तो नाकाम रहा है। आप देखिए किस तरह से पिन पॉइंट अटैक अंजाम दिए गए थे इजराइल की तरफ से जब जंग की शुरुआत हुई थी और जो सैन्य टॉप कमांडर्स थे उनको खत्म कर दिया गया था उस ऑपरेशन में। और देखिए खामनेई के नजर ना आने से अटकलों का बाजार भी गर्म है ईरान में। सीज फायर के बाद भी खामनेई नजर नहीं आए, दिखे नहीं है। खामनेई के बारे में कोई जानकारी सामने भी नहीं आई है। तो आखिर आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है कयासों का बाजार गर्म हो जाता है और इस वक्त वो सिलसिला भी होता हुआ हम देख रहे हैं। 12 दिन से आखिर गायब कहां हैं आयतुल्लाह खामेनेई? युद्ध खत्म होने के बाद भी अभी तक वो नजर नहीं आए। सार्वजनिक तौर पर भी उन्हें देखा नहीं गया है। कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई संबोधन नहीं, कोई वक्तव्य नहीं। युद्ध के दौरान वो बंकर में थे, ऐसी खबरें सामने आई थी। और यही वजह है कि अब ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई को लेकर अटकलों का दौर जारी है। बड़ा सवाल क्या है, ईरान को इस वक्त चला कौन रहा है? आप कहेंगे इस सवाल का जवाब तो यही है कि खामेनेई चला रहे हैं, लेकिन खामेनेई नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के वॉर फ्रंट से आगे बढ़कर आपको लिए चलते हैं रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट में, क्योंकि वहां से युद्ध भूमि से अहम खबर आ रही है। रूस के खिलाफ नाटो की घोषणा को लेकर सामूहिक सुरक्षा के लिए रूस को खतरा बताया गया। रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है, यह कहा है नाटो ने। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस से महाजंग के लिए नाटो कैसे तैयार दिखाई दे रहा है। नाटो की तरफ से घोषणा की गई है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए रूस खतरा है। नाटो कह रहा है रूस खतरा है। लंबे समय में रूस से खतरा बरकरार है। यूक्रेन को स्थायी समर्थन नाटो देश जारी रखेंगे। रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ी है और ऐसे में नाटो क्या संकल्प ले रहा है? यह संकल्प लिया गया है कि 2035 तक रक्षा खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की जाएगी। बड़ी बात क्या है, रूस की घेराबंदी तेज होना तय माना जा रहा है और नाटो का यह रुख रूस के आक्रामक रुख का जवाब माना जा रहा है। और ऐसे में पुतिन के सलाहकार मेदवेदेव ने कहा यूरोपीय यूनियन से रूस की दुश्मनी है, रूस के लिए खतरा है यूरोपीय यूनियन। EU में सिर्फ रूस विरोधी गतिविधियों को ही अंजाम दिया जाता है। तो यह कहा गया है रूस की तरफ से। दरअसल नाटो की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसका रूस ने दिया है जवाब। और रूस यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुतिन को फोन करूंगा, बात करूंगा, यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए कहूंगा, पुतिन को जंग खत्म करनी होगी, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए यूक्रेन पर बड़े हमले की रूसी तैयारी को लेकर खबर है। स्कैंडर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। चीन और बेलारूस की मदद से प्रोडक्शन में किया गया है इजाफा। 2023 से 2024 में 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा।
तो देखिए कैसे साल दर साल प्रोडक्शन में किया जा रहा है इजाफा। अब जानते हैं रूस की स्कैंडर फैक्ट्री के बारे में क्या नई जानकारी सामने आई है। खबर है कि रूस में स्कैंडर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। 2024 में 700 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया गया। 2024 में 2023 से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इसका सीधा मतलब यह सवाल है कि रूस में स्कैंडर का प्रोडक्शन बढ़ा कैसे। दरअसल चीन और बेलारूस से भी मदद मिल रही है। मेटल कटिंग मशीन का इंपोर्ट बढ़ गया है। चीन बेलारूस से हुआ है इस मशीन का इंपोर्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। और हमारे साथ सिवाज साहब इस वक्त मौजूद हैं। सिवाज साहब, रूस का, पुतिन का ये रुख यूक्रेन को लेकर क्या बता रहा है? नेटो की तरफ से भी बहुत सख्त संदेश दिया गया है। क्या रूस यूक्रेन जंग कभी रुकेगी नहीं क्या? देखो, सच्चाई है समीर, कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये एक प्रकार से सबने सोचा था कि शायद जो रूस है वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा, उसकी इकॉनमी डगमगा जाएगी, मगर वो उसके विपरीत हुआ। उसकी इकॉनमी काफी स्ट्रांग रही, उसके वेपन बनाने के भी 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गए, उसका जो ऑयल था वो भी बिका। तो सच्चाई है कि इसी प्रकार से रूस टिका हुआ है, रूस हमले पे हमले कर रहा है। मगर ये भी सच्चाई है यूक्रेन को भी हथियार मिल रहे नेटो से, और वो भी लड़ता जा रहा है, और ये लड़ाई लंबी जा रही है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो, उसकी वजह 3-4 है। देखो, उनका मेन एम है कि किसी तरीके से जो डिफेंस बजट है जो मान गया है नेटो 2% से 5% की तरफ जाए 2035 तक, उसका मकसद है कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बढ़े और उसके हथियार बिके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर ऐसा होगा तो हथियार जितने ज्यादा यूज होंगे उतने ज्यादा बिकेंगे, और यूक्रेन के साथ उसने क्रिटिकल मटेरियल डील कर ली है। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन पे कि ये लड़ाई रोके। मगर पुतिन जो है उसकी जो रेड लाइन है, मुझे लगता है उसकी तरफ वो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो तभी मानेंगे किसी उसके लिए कि कोई ना कोई इस बात पे एक समझौता हो कि यूक्रेन जो है वो नेटो में कभी शामिल नहीं होगा। ये रेड लाइन जो है उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो सीज फायर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं सीज फायर से पहले इन चीजों को हम मुकर्रर करें, क्योंकि 15 से 20% इलाका तो जीत चुके हैं। डोनबास का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन, क्रीमिया वो 2014 में ले चुके थे। कुर्स्क का इलाका जो गुमाया था वो भी वापस है। अब उनकी जो मेन रेड लाइन यही है कि लड़ाई बंद होने से पहले ये एक प्रकार से विश्वास दिलाया जाए राइटिंग में कि यूक्रेन आने वाले समय में नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो ये नहीं परमिट करेंगे। ये मुझे लगता है जो बात फंसी हुई है कहीं ना कहीं अब तो सर, वैसे भी नेटो कहां मेंबर बनाने के लिए तैयार है यूक्रेन को? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अभी मेंबर नहीं बनाएंगे। हाँ, वो सच्चाई है कि कोई ना कोई राइटिंग में दे। ये बात आप जो कह रहे हैं कि नेटो भी कह रहा है कि यूक्रेन को नहीं, मगर जब तक कोई चीज राइटिंग में, क्योंकि पहले भी ये विश्वास दिलाया गया था कि जो नेटो है वो ईस्ट की तरफ नहीं एक्सपेंड करेगा। मगर आप सर, और इन तमाम समीकरणों पर हम नजर रखेंगे। अचल मल्होत्रा जी, सिवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपके जरिए और ज्यादा जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।